नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस फ्रेम में मेरे साथ आप जिन्हें बैठा हुआ देख रहे हैं वो प्रदेश के एक युवा अपराधी हैं। अपराधी इसलिए क्योंकि कम से कम प्रदेश पुलिस का तो यही मानना है। अभी हाल ही में 6 दिन की जेल काट के आए हैं। इनका नाम है लुसुन टोडरिया और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। इस नाम पे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है जब वो पहली बार लुसुन नाम सुनते हैं कि ये नाम के पीछे का क्या कारण है, इसका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा कि ये युवा अपराधी हैं, वो इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में 6 दिन की जेल काट के आए हैं। किन धाराओं में इनको जेल भेजा गया? सेक्शन 146, 147 आईपीसी। 146, 147 रिलेटेड हैं राइटिंग से, यानी बलवा करने से। सेक्शन 188 डिसोबीडियंस ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट्स ऑर्डर, सरकारी सेवक का आदेश न मानना। सेक्शन 332, 353 यानी किसी लोक सेवक को डराने के लिए खुद को या किसी और को चोट पहुंचाना, आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व होना। सेक्शन 341 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट यानी किसी गलत तरीके से किसी का रोकना या किसी का रास्ता रोकना। 427 मिसचीफ और 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी की हत्या करने का प्रयास करना। तो लुसुन, किसकी हत्या का प्रयास किया था आपने? देखिए, जो प्रयास लोकतंत्र की हत्या के हो रहे थे, हमने तो उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने का प्रयास किया था। 9 तारीख को हमारी जो भी घटनाक्रम हुआ, उससे पहले का मैं घटनाक्रम बताना चाहूँगा। 8 तारीख को हमने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया भर्ती जो में हो रही धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए, और शांतिपूर्वक हमारा सत्याग्रह था। हम गांधी पार्क के गेट में बैठे हुए थे और हमने पुलिस से यही दरख्वास्त करी कि हमें रात भर गांधी पार्क में ही बैठने दिया जाए या आप हमें परेड ग्राउंड भेज दीजिए। परंतु होता क्या है, 8 तारीख को ही पुलिस ने बर्बरता शुरू कर दी थी। रात को लाठीचार्ज हुआ, नेम प्लेट पुलिस वालों ने गायब कर दी थी, अपनी कोई किसी ने पहनी नहीं थी। और उसके बाद महिला पुलिस वालों के होने के न होने के बावजूद के बाद जो महिलाओं के साथ वहाँ अभद्रता हुई, उसके बाद जो 9 तारीख की सुबह हमने कॉल, 8 ही तारीख की रात को हमने करीबन रात को 2-2:30 बजे हमने कॉल करी कि 9 तारीख को प्रदेश भर के जितने भी युवा हैं वो आएँ। तो 9 तारीख को एकदम से भीड़ जुटना शुरू हो गई और उस दिन भी हमारा सत्याग्रह था। और जो तमाम जो उसके बाद भी घटनाक्रम हुए कि हम पे लगातार गंभीर धाराएं भी लगाई गई। तो हम तो एक चीज़ वो मानते हैं कि 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 को। 101 साल हो गए हैं उस चौरी चौरा कांड को। और वो चौरी चौरा कांड भी तब हुआ था जब पुलिस वालों ने बर्बरता से पहले लाठी चलाई थी सरकार के आदेश के बाद, और हवा में जब गोलियां फायर हुई थी, उसके बाद भीड़ आक्रोशित हुई थी। तो वैसे ही वो सेम ऐसे ही हुआ 101 साल बाद उसके ठीक ऐसे ही घटनाक्रम हुआ जब पुलिस ने बर्बरता करी। और अगले दिन जो पूरी संख्या थी भीड़ की, जो आक्रोशित भीड़ थी, वो जुटी और उसमें भी लोग शांतिप्रिय ढंग से ही आंदोलन कर रहे थे, एक जगह बैठ के आंदोलन कर रहे थे। परंतु मजबूर किया गया, आप सबूत दिखा दीजिए। से पहले अहिंसावादी तरीके से ही लोग बैठे हुए थे, लाठियाँ पहले पुलिस की तरफ से ही चली थी। उसमें कुछ पत्थरबाजी भी हुई, वो विजुअल सबने देखे। सरकार को एक बहाना मिल गया लाठीचार्ज करने का, ये कहने का कि ये देखिए इस तरह की पत्थरबाजी की गई जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वो पत्थरबाजी कब हुई, कैसे हुई, कौन लोग थे वो जो पत्थरबाजी कर रहे थे? आप ही के यार दोस्त थे, आपके साथ में शामिल लोग थे? देखिए, जब इतनी हज़ारों की संख्या में भीड़ जुट जाती है तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि वो लोग कौन थे। हमने पुलिस के सामने, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने भी बोला है कि जिन जिन लोगों ने क्योंकि हम एक सत्याग्रह में बैठे थे, कि हम सत्य के लिए बैठे थे, वहाँ गांधीवादी तरीके से बैठे थे और हिंसा के तो बिल्कुल हम पक्ष में नहीं थे। तो उस समय एकदम से जो पत्थरबाजी शुरू हुई लाठीचार्ज के बाद, तो हमने हमेशा ये होता है आंदोलनों के दौरान कि कोई ना कोई सरकार ऐसी चाल चलती है जिससे आंदोलन टूटे। तो ये पत्थरबाजी भी हमें वही लग रही है रूप से कि सरकार की एक चाल थी जिसमें कुछ अराजक तत्व आए। और हमने पुलिस के सामने, न्यायालय के सामने भी कहा कि जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी है, आप पूरी वीडियो फुटेज आप पे है, सीसीटीवी कैमरास वहाँ लगे हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करके आप जेल भेजिए और उन पर कड़े से कड़ा एक्शन कीजिए। क्योंकि होता ये है कि हमारा एक साथी थे राम कंडवाल जी, वो होटल में बैठ के एनडीटीवी से, जब ये सब हो गया था, जब हमें जेल ले जाया गया था, वो एक एनडीटीवी चैनल से लाइव डिबेट कर रहे थे। तो उसी समय उनको 2 पुलिस वाले उठा के उन्हें जेल ले जा लेते हैं। तो जब पुलिस का सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि उन्हें पता है कि ये आंदोलनकारी इस होटल में रह के डिबेट में दे रहा है,
तो क्या आप उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जो अराजक तत्व उस भीड़ में मौजूद थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी, जिनके आप पे फ़ोटो वीडियो सब मौजूद है? तो अगर आप उनको आइडेंटिफाई ना करने की बजाय आप उन लोगों पे गंभीर धाराएँ लगा रहे हैं जो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो ये गंभीर प्रश्न प्रशासन पे भी खड़ा करता है। ठीक है लूसन, जिन बातों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, उस पर अभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बहुत लोग आपको जानना समझना चाहते हैं, ऐसे जानना समझना चाहते हैं कि जो लोगों को जिनका आप नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं? आप 11-12 कितने लोग थे जिनको जेल अभी भेजा गया? 13 लोग थे। 13 लोग थे। तो ये 13 लोग जो जेल गए, उनमें एक बॉबी पंवार को जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, एक उसमें आप थे, और कुछ और लोग जो जेल गए वो कौन हैं? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, कब से एक्टिविज़म में हैं, और ये पढ़ने लिखने की उम्र में सड़कों पे नारे लगाना, डंडे खाना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे से जो एजुकेशन हुई है, मैंने ग्राफिक एरिया से, पहले तो मेरा मूल रूप पौड़ी गांव पड़ता है, दीपरख से 3 किलोमीटर आगे गंगा पार हमारा एक गांव है, सौड़ गांव, जो पौड़ी ज़िले में आता है। पढ़ाई मेरी 10th तक ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल में ही है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हमने भी पलायन किया, और पलायन करने के बाद फिर यहाँ से ग्राफिक एरिया से ग्रेजुएशन करी। तो उसके बाद लगातार, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिन्होंने हमेशा से, मेरे पिताजी और माताजी दोनों राज्य आंदोलनकारी रही हैं, और लगातार उत्तराखंड में जितने भी विभिन्न मुद्दों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, आंदोलन किए हैं। तो घर में हमेशा से माहौल ऐसा रहा है कि जब कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सड़कों में आना चाहिए। तो जब कभी हमने जब ऐसी चीज़ें देखी हैं तो हमारे भी मन में ये थी कि अगर कुछ गलत होगा तो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। तो जितने भी, जैसे चाहे बॉबी हो और हमारे साथ राम कंडवाल जो भी हमारे साथ जेल में गए थे, तो ये सभी साथी हमें संघर्षों के दौरान ही मिले, आंदोलनों में मिले, क्योंकि ये भी किसी न किसी रूप में उस टाइम संघर्ष कर रहे थे, सड़कों में आवाज़ उठा रहे थे। तो जो 13 में से तो हमारे साथ 3-4 जो जने थे वो तो लगातार आंदोलन करने वाले थे, और जो बाकी जो 6 लोग थे वो युवा बच्चे थे जो अपनी तैयारियां कर रहे थे। और उनको जब ये हो गया कि पानी सर से ऊपर चला गया, तब जाके उन्हें भी लगा कि हम आंदोलन ही करना पड़ेगा अपनी आवाज़ उठाने के लिए। क्योंकि एक बच्चा को अगर कोई पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से पढ़ाई करने के लिए आता है यहाँ, चाय भी पीना साथ? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चाय ठंडी हुई, तो पहाड़ के एक दुर्गम क्षेत्रों से आता है कोई पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ हल्द्वानी हो, देहरादून हो, महंगे महंगे कोचिंग सेंटरों की अगर आप फीस दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें जब ये पता चलता है कि ये भर्तियाँ तो बिक गई, तो उसके बाद लगातार उस पर कोई चारा ही नहीं बचता कि मैं सड़कों में आने के बजाय क्या करूं, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता है, एक अवसाद से गिर जाता है एक युवा। तो ऐसे हमारे साथ 6 युवा भी थे जो बिल्कुल ही अवसाद में गिर गए थे। तो उनसे जब हमारी बात हुई कि कैसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि हमने उम्मीदें छोड़ दी थी, तो ये इन आंदोलन से उम्मीद लगी। जैसे कुछ लोग जेल भी गए तो उन्हें लगा कि उम्मीद अभी बाकी है कि कुछ ना कुछ पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो सकते हैं, परंतु फिर पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, फिर उनके लिए ये हो जाती है कि ये तो अभी भी वैसे ही हो रहा है। तो फिर वो आंदोलन में आए, तो फिर लगा उन्हें भी कि आंदोलन के बाद ही चीज़ें सुधरेंगी। और इसी बहाने उन्हें भी पता चला कि जब राज्य प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, राज्य मिला था, तो अब उन बच्चों को भी एक विश्वास सा हो रहा है कि हाँ, अगर इस राज्य की सूरत बदलनी है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है और भर्तियाँ पारदर्शिता से हों, तो इसके लिए भी अब आंदोलन ही करना पड़ेगा। और आंदोलन की जो बात अभी लूसन ने की और जो जिक्र किया अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि लूसन के पिता स्वर्गीय राजेंद्र टोडरिया जी एक बड़ा चर्चित नाम हुए उत्तराखंड में पत्रकारिता का। उत्तराखंड राज्य निर्माण से पहले शिमला में लंबे समय तक पोस्टेड रहे, और नेशनल मीडिया में भी राजेंद्र टोडरिया पत्रकारिता जगत में एक मजबूत हस्ताक्षर के तौर से जाने जाते रहे हैं। लूसन, पहले एक बार ये भी बताओ कि मैं बार बार, जितनी बार मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, हमारी ऑडियंस को वो क्यूरोसिटी हो रही होगी। लूसन जो है वो कौन थे? तुम बताओ, अपने नाम का मतलब बताओ क्या है। ये लगातार मेरे से, जब से मैं बचपन से हूँ, मैं बचपन से पूछा ही जाता है लूसन के बारे में, और करीबन मुझे गिनती भी नहीं होगी मैंने कितनी बार लूसन का मतलब बताया है। तो लूसन भी एक क्रांतिकारी कवि और लेखक थे, चाइना के बहुत बड़े। तो जब कभी मैं लूसन को पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जब लूसन एक आवाज़ उठा रहा था उस समय, तो मेरे पिताजी की सोच उस समय कैसी रहेगी जब उन्होंने लूसन, क्योंकि काफ़ी वो प्रेरित थे लूसन से, लूसन की कहानियों से, लूसन की कविताओं से, लूसन के पूरे जीवन से, तो उन्होंने मेरा नाम लूसन रखा।
तो जब कभी मैं लूसुन का सामना होता है, जब मैं लूसुन के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे वही स्थितियाँ बखूबी नज़र आती हैं जो उस समय लूसुन जिस दौर से गुजर रहा था और जिस दौर पे उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी। और जब मैं भी आज जब आवाज़ उठाता हूँ या जो आजकल की जो वर्तमान परिस्थितियाँ होती हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि जैसे कि मैं भी वही जीवन जी रहा हूँ जो लूसुन ने जिया है। लूशुन जो है पेन नेम था एक चाइनीज़ राइटर का, जिनको चाइना का जो मॉडर्न लिटरेचर है उसका सबसे बड़ा नाम उनको कहा जाता है। लेकिन लूशुन, इस नाम के चक्कर में तुम्हारी खिंचाई भी बहुत हुई होगी स्कूल में, क्योंकि नाम तो हर नाम को बिगाड़ने की एक प्रवृत्ति होती है बच्चों में। तो लूसुन के कितने बिगड़े हुए रूप तुमने सुने, क्या क्या नामों से तुम्हें बुलाया गया? देखिए, एक सबसे बिगड़ा हुआ रूप तो उसका लहसुन हुआ करता था। बाकी तो हुसैन हुसैन बल्कि तमाम प्रकार के, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे कि मैं कहाँ का हूँ। अभी तक लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हमें गिरफ्तार करके जब ले आ भी रहता तो लोग पूछते थे यार तब कि आप कहाँ से हो यार, आप आंदोलन में कैसे आ गए? तो मैं बोलता था मैं तो पौड़ी से हूँ। तब उन्हें लगता था। मेरे नाम के साथ साथ एक एक्चुअली एक और फनी चीज़ ये हुई कि मेरी बहन का नामकरण भी इस वजह से उनको भी चिढ़ाने लगे थे कि ये अगर ये लहसुन है तो बहन प्याज होगी। अच्छा। तो बड़ा इसके तमाम होते रहे नाम के, जो भी हुआ, पर एक लहसुन जो था जो ज़्यादा उसमें लिया गया, और बचपन से अभी तक चलता है मजाक दोस्तों के द्वारा, वो तो होता ही है। और तुम्हें कब पहली बार तुम्हारा साक्षात्कार जो है लूसुन से कब हुआ? मतलब ये तो तुमने शायद बचपन की क्यूरोसिटी में इतना तो जान लिया होगा कि लूसुन कोई राइटर है, लेकिन पहली बार ये लूसुन को पहली बार कब पढ़ा? लूसुन को मैंने पहली बार एक पुस्तक मेले में मैं गया था, देहरादून में लगा था, तो वहाँ लूसुन की किताबें थी। क्योंकि घर में भी जो एक मुझे ये पता था कि एक पागल की डायरी लूसुन ने लिखी थी, तो वो मुझे घर में भी मिली नहीं, कि जबकि पिताजी के पास किताबों का संसार था। तो फिर भी मेरी काफ़ी कोशिश हुई, तो शायद उन्होंने कोई किताबें इधर उधर दे दी गई थी जो वापस नहीं, का होता ही है जो किताबें पढ़ने वाले लोगों के साथ, कि एक किताब चली जाती है तो कभी कभी वापस भी नहीं आ पाती है। तो शायद उन किताबें में मुझे मिल नहीं पाई, तो किसी पुस्तक मेले में मैं गया था, तो 2 किताबें मैंने ली थी। उससे मैं एक लूसुन का एक परिचय लिया। अच्छा। पागल की डायरी तो नहीं मिली, पर ये तब क्या उम्र थी तब तुम्हारी? तब मेरी उम्र 23-24 साल थी। अच्छा। कॉलेज ही चल रहा था मेरा। तो उस समय लूसुन की एक किताब ली, लूसुन से का वो परिचय। उसके बाद एक लूसुन प्रेमचंद गोरकी भी किताब थी, जिसमें क्योंकि तीनों ही अपने अपने समय के महानतम लेखक थे और तीनों का जो बॉर्न ईयर और डेथ ईयर था सेम ही था। तो वो भी मैंने ली थी। तो इसी तरह धीरे धीरे लूसुन के बारे में पढ़ा, पागल की डायरी भी पढ़ी, और अभी भी मैं ढूंढता हूँ कि लूसुन के अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहानियाँ या कविताएं मिल जाएं तो मैं बड़ा प्रेरित, क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी कुछ ना कुछ सिग्नल दे लूसुन के द्वारा। तो मैं पढ़ के ही मुझे लगता है कि कुछ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ लूसुन के बारे में तो मैं खुद भी एनर्जेटिक हो जाता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे रास्ते भी खुल जाते हैं। तो अभी लूसुन तुम जुड़े हो सीधे तौर से उत्तराखंड क्रांति दल से। जी। कब से जुड़ाव है यूकेडी से? देखिए, मैं ठीक 1 साल पहले जब उस समय उत्तराखंड में चुनाव थे विधानसभा के, तब मैं 5 फरवरी को जब पिताजी की पुण्यतिथि थी, उस दौरान ही शामिल हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल में। क्योंकि हमेशा से, चाहे वो पिताजी का मानना हो, चाहे माताजी का मानना हो, या तमाम जो मेरे संघर्ष के साथी थे, वो राज्य के जल जंगल ज़मीनों के मुद्दों पर ही संघर्ष करते थे। मैं भी उन्हीं मुद्दों में संघर्ष करता रहा हूँ। तो मेरी जो एक जो विचारधारा थी, तो इसी से हम भी प्रेरित ही रही है कि वो जल जंगल ज़मीन के विचार हैं, इस हिमालय को बचाने के जो विचार हैं, तो उसी एक ऐसी पार्टी से जोड़ा जाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल से मेरा जुड़ाव पिछले साल ही हुआ, और अभी जो स्टूडेंट फेडरेशन है उसका मैं गढ़वाल कोऑर्डिनेटर हूँ। उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन जो उत्तराखंड क्रांति दल की यूथ विंग है, और उससे पहले मैं बेरोजगार संघ से, उत्तराखंड क्रांति दल से पहले मैं बेरोजगार संघ से हूँ। लूसुन, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा जो सड़कों पर लाठी भी खाते हैं और साथ साथ अध्ययन भी करते हैं, और वो लोग जब क्षेत्रीय दल में जाते हैं, जबकि ये जानते हुए कि पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो अभी जो सबसे लैक्रेटिव नज़र आता है, बहुत उम्मीद वाला नज़र आता है, वो कांग्रेस बीजेपी में ही नज़र आता है। इस बीच में आप जैसे लोग जब किसी क्षेत्रीय दल में आते हैं, उसको मजबूत करने की बात करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि अब आप यूकेडी के एक मेंबर हैं, तो आपसे ये सवाल भी ज़रूर पूछा जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन जोशीमठ में हुआ, यूकेडी कहाँ था, आपका शीर्ष नेतृत्व कहाँ था? इतना बड़ा बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, आपका शीर्ष नेतृत्व फिर से गायब रहा। तो आपकी कभी अपने जो टॉप लीडरशिप है स्टेट में, जो आपके बड़े पुराने लोग हैं जिनको लोग पहचानते हैं, जो एमएलए पहले रहे हैं, अभी विधायकी का चुनाव लड़े हैं, उन लोगों से आपके ऐसे सवाल जवाब नहीं होते कि इतना एग्रेसिवली
जो मौका था यूकेडी के पास, आप जेल में थे, आपके सहारे ही यूकेडी बहुत कुछ, आपकी पार्टी को आगे आना चाहिए था कि हमारा एक युवा कार्यकर्ता लाठी खाते हुए जेल में डाल दिया गया। आपके पीछे भी पार्टी का संगठन कहीं नज़र नहीं आता और इसीलिए लोगों की उम्मीद टूटती है। अभी हमारे कमेंट सेक्शन में ही हम जितने भी पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करते हैं उसमें तमाम उत्तराखंड के लोग ये बात बोलते हैं कि यूकेडी ही उत्तराखंड के भविष्य का एकमात्र विकल्प हो सकता है। क्षेत्रीय दल है, इसकी अपनी एक लेगेसी है, उत्तराखंड आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका है और दुर्भाग्य राज्य का ये भी है कि आज जितने भी पिछले 22 सालों में सत्ता में जो लोग बैठे उनमें उनका प्रतिशत लगभग नगण्य था जो कि आंदोलनकारी रहे हों। बाद में जो ऑलरेडी नेता थे, यूपी के टाइम में भी बड़े नेता थे कांग्रेस भाजपा के, जिनमें से कई तो राज्य के विरोध में थे, वो नेता बन गए। तो आपसे ये सवाल इसलिए भी कि लोग आप में अपना फ्यूचर तलाशेंगे। आप युवा लीडरशिप हैं अब एक क्षेत्रीय दल की, कहाँ गायब है आपकी पार्टी? देखिए, मैं आपको इसको तमाम तरीके बता देता हूँ कि जैसे अंकिता भंडारी का भी घटनाक्रम हुआ था, तो उस समय भी यूकेडी ने ही, चाहे उत्तराखंड बंद की कॉल हो, चाहे पूरा मुद्दा उसको उठाने की बात हो, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन की बात हो, तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल शुरू हुआ था। और रही बात है कि इस समय का जो ये बेरोजगारियों का आंदोलन चल रहा था, तो इस समय भी अब चाहे मैं भटजी कहूँ, जो हमारे देवप्रयाग से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, चाहे मैं काशी सिंह आर्य जो केंद्रीय अध्यक्ष थे, कि काशी सिंह आर्य भी पिथौरागढ़ में शामिल हुए थे। वो तो पिथौरागढ़ में ही बैठते हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे पिथौरागढ़ में ही बैठते हैं, पहाड़ों से ही जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचारधारा है उसको वो पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और रही बात दिवाकर भटजी की, तो वो भी अब उस दिन जिस दिन वो आए समर्थन में हमारे यहाँ शहीद स्थल में, उनकी मतलब स्वास्थ्य बेहद ही ख़राब चल रहा है, तो वो अभी भी इंद्रेश हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। तो अब मेरी लोग पूछते हैं सवाल कि कहाँ है आपकी सीनियर लीडरशिप, तो मुझे लगता है कि सीनियर लीडरशिप ने अब जितना काम करना था उन्होंने कर दिया है। अब हम जैसे लोग जो एक यूथ हैं और जो लगातार हमारी टीम बन रही है, तो हम जनता को यही कहते हैं कि आप अब हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि हमें इस क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाना है। और इस समय जो संवेदनशील समय चल रहा है, चाहे मैं लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में भी बता दूं कि सोनम वांगचुक भी वहाँ खड़े हुए हैं और हिमालय के रोजगार के सवालों में, जल जंगल ज़मीनों के सवालों को लेकर आगे खड़े हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब मेरा सिर्फ उत्तराखंड के प्रति नहीं, मैं पूरे हिमालयन राज्यों के प्रति ही कहना चाहता हूँ कि एक ठोस आपस में संवाद करके हिमालयन राज्यों को बिल्कुल मजबूती से आगे आना होगा। क्योंकि जो इस समय का जो वातावरण चल रहा है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिमालय राज्यों के विकास के पक्षधर नहीं है, वो विनाश के पक्षधर में है। क्योंकि तमाम तरीके की जो, चाहे वो हिमालय के निवासियों के हकों पे कुठारघात हो रहा है, यहाँ की ज़मीनों पर जो कब्जा हो रहा है, यहाँ के रोजगारों पर जो कब्जा हो रहा है, तो ये सिर्फ अब उत्तराखंड की समस्या नहीं रही है, सारे हिमालय राज्यों की समस्या हो गई है। तो अब मेरा समस्त हिमालय क्षेत्र के निवासियों से ये अपील है कि जो युवा जिस जिस क्षेत्र में सक्रिय हैं उत्तराखंड से लेकर, चाहे वो लद्दाख हो, आपका अरुणाचल हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, तो उन सबको अब आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अब हिमालय की सूरत अब युवा ही बदल सकता है, उसको बचाने का काम भी वहाँ का ही निवासी कर सकता है, वहाँ का युवा कर सकता है। इसलिए चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल की भी बात हो, तो उत्तराखंड की जनता से भी यही निवेदन है कि जो युवा लीडरशिप है उसका आप सपोर्ट करिए। और आप लेकिन लुसुन वो लीडरशिप नज़र नहीं आती है, मतलब सेग्रीगेटेड फॉर्म में तो दिखती है कि कहीं लुसुन एक कोई युवा कार्यकर्ता है जो कहीं बात कर रहा है, कहीं कोई और आपका युवा कार्यकर्ता बात कर रहा है, लेकिन जिस कंसोलिडेटेड फॉर्म में, जिस मजबूती के साथ किसी नेतृत्व के पीछे जनता खड़ी होती है, वो कहीं नज़र नहीं आता है। चाहे वो जोशीमठ का सवाल हो, चाहे वो भू कानून का सवाल हो, यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस का सवाल हो, गैरसैंण राजधानी का सवाल हो, इन पे कभी एक आम जो उत्तराखंड का युवा है, जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ता है, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ता है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या जो भी उसका बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसको कभी एक मजबूत लीडरशिप नहीं दिखती कि यूकेडी में कोई मजबूत लीडरशिप है जो मजबूती से एक आंदोलन के फॉर्म में इसको लेके आ रही हो। सेग्रीगेटेड फॉर्म में कहीं आपने कुछ बोला, आपके 2-4 कार्यकर्ताओं ने कुछ बोला, उससे बड़े आंदोलन नहीं खड़े हो सकते, ये आप भी समझते हैं। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आप लोगों के पास? देखिए, बहुत टाइम ऐसा रहा है, बहुत साल, एक बहुत लंबा पीरियड ऐसा था जिसमें संगठन में ग्रोथ नहीं हो पाई है। ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि राज्य बनने के बाद जब 4 सीटें मिल गई थी, उसके बाद 3 सीटें में भी कमी, फिर 0 पे आ गए, तो बीच में एक ऐसा पीरियड रहा कि आपसी भी वो चीज़ें थी जिससे संगठन में ग्रोथ नहीं हुई। तो एक बड़ा मूवमेंट जो खड़ा एक पार्टी के द्वारा होना चाहिए जल जंगल ज़मीन के मुद्दों पे, वो नहीं खड़ा हो पा रहा था।
तो अभी धीरे धीरे हम जैसे जुड़े हैं, हमारी चाहे स्टूडेंट फेडरेशन है, चाहे यूथ विंग है, तो हम धीरे धीरे अब जो एक पुराना होता कि पीछे पलट के देखना भी ठीक नहीं होता, अब हम नई टीम ऐसी बना रहे हैं कि जो जल जंगल ज़मीन के मूवमेंट्स हों, जो जल जल जंगल ज़मीन के जो सवाल हों, उस पे एक पूरी हम एक पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी टीम बनाएं कि इस पूरे मूवमेंट को उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से लीड किया जाए। क्योंकि अब चीज़ें वैसे भी हाथ से बाहर हो रही हैं, क्योंकि जोशीमठ वाला जो मुद्दा था उसमें हम पता चल चुका है कि संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद जोशीमठ में लगातार कंस्ट्रक्शन हुआ और सरकार के द्वारा ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने जोशीमठ को ख़त्म कर दिया। तो ये एक अलार्म है कि हिमालय क्षेत्र को अगर ख़त्म होने से बचाना है तो इस समय जो उत्तराखंड क्रांति दल है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब हमें एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जल जंगल ज़मीन की जो बात है, जो हिमालय को बचाने की बात है, जो यहाँ के मूल निवासियों की बात है, वो सिर्फ क्षेत्रीय दल ही कर सकता है। तो इसलिए हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है इस हिमालय के प्रति, क्योंकि हम सबसे बड़ी जवाबदेही हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक बड़ी सी टीम का निर्माण हो जो इंडिविजुअली अपने जगहों में और एक सामूहिक तौर पे भी बड़े आंदोलन खड़े कर सके। चलो लुसन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को, आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी पहली जेल यात्रा। उत्तराखंड जिसका निर्माण ही एक आंदोलन के बाद हुआ, जहां सैकड़ों लोग जेल गए, वहाँ अच्छा ये पहली जेल यात्रा थी? जी, पहले जेल आते थे, गिरफ्तार तो होने पर जेल में नहीं गए थे। अच्छा, गिरफ्तार मुकदमे मतलब पहले भी हुए थे इसी तरह के प्रदर्शनों में? जी जी जी। लेकिन जेल पहली बार गए, जी। हफ्ते भर के लिए सरकारी मेहमान बने। जी, जी, कैसा रहा वो अनुभव, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। अच्छा अनुभव रहा, ऐसा तो कहूँगा नहीं कि बुरा अनुभव रहा। क्योंकि बचपन में पिताजी की किताबें रहती थी, भगत सिंह की चिट्ठियाँ रहती थी लिखी हुई जेल यात्रा के दौरान, तो वो भी पढ़ी थी, तो एक अनुभव होता था। तो ऐसे ही कुछ यादें उस समय अब गए तो ऐसा लगा कि उस दौर में पहुंच गए होंगे कि एक इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उस समय, तो खैर इस समय तो फिर भी थोड़ा बहुत हम बोलें कि एक लोकतंत्र तो है ही, पर उस समय तो बिल्कुल ही दमन हो रहा था। तो उस समय भी हमने थोड़ा बहुत मतलब इमेजिन ही किया कि जब इस समय की स्थितियां ऐसी हैं तो उस समय तो कितना दमन हो रहा होगा। जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग उस समय जेल में कट रहे थे और चिट्ठियां लिखते थे, अपनी अपनी जेल की डायरी लिख रहे थे, तो ठीक अनुभव रहा। ठीक अनुभव रहा, मतलब जेल अथॉरिटीज आपके साथ में ठीक बिहेव कर रही थी? जी जी जी। ये काम वो अंतर पता लग रहा था अंदर जाके कि जो किसी सच में किसी चोरी डकैती है इस तरह के अपराध में जो लोग गिरफ्तार होते हैं और किसी प्रोटेस्ट में बतौर आंदोलनकारी जो लोग गिरफ्तार होते हैं, जेल अथॉरिटीज़ के रवैये में कुछ डिफरेंस आपने महसूस किया? बिल्कुल बिल्कुल। जेल अथॉरिटीज़ को भी पता था कि ये एक सही मांग के लिए ही लड़के आज जेल आए हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे भी बच्चे हैं, ये हमारे बच्चों की आवाज़ ही उठा रहे हैं ये लोग। उनको ये भी पता है कि जिस तरह से आप लगाइए जो धांधलियाँ हो रही हैं, तो उस धांधलियों में उनको भी पता है कि उनके बच्चों का ही भविष्य खतरे में है। तो उनका पूरा सहयोग रहा और ये भी साफ साफ जाहिर हो रहा था कि जो अपराधी तत्व के जो लोग आ रहे थे उनके साथ उनका व्यवहार कैसा था और हमारे साथ कैसा था, तो हमें उनका सहयोग ही मिला है। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत शुक्रिया बारामासा से बात करने के लिए। आप लोगों को लुसन से ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बातचीत में यूकेडी पर हालांकि बहुत संक्षिप्त में चर्चा हो पाई। हम कोशिश करेंगे सीनियर लीडरशिप से जल्दी कुछ और प्रोग्राम्स लेकर आने की, जिसमें यूकेडी की सीनियर लीडरशिप से भी हम लोग बात करें। आप लोगों के लुसन को लेकर के और यूकेडी को लेकर के, यूकेडी के भविष्य और ख़ास करके यूकेडी में युवाओं को लेकर के आप लोगों के कुछ ओपिनियंस होंगे, कुछ सजेशंस होंगे या कुछ प्रोग्राम के सजेशंस होंगे, तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा और देखते रहिएगा बारामासा।